हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का लेक्चर होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का। वन शॉट पूरा रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ जिससे तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन भी हो जाएगा। तो इसमें बने रहना। अप्रोक्सीमेटली 50 से 40 मिनट का लेक्चर हो सकता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लिख दो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो एज सच केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच होती है। केमिस्ट्री की ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें अपन डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। किस पे डील करते हैं अपन? रेट ऑफ रिएक्शन पे डील करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है? उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन कितने तेजी से हो सकता है। द स्पीड ऑफ रिएक्शन, द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कितने तेजी से ये रिएक्शन हो सकता है, ये बताता है केमिकल काइनेटिक्स। एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू इट ये बताता है। फैक्टर्स जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे रेट डिपेंड कर रहा है। उन सारी चीजों पे ये जो है अपना रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी स्टडी को अपन कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब जनरली क्या होता है? रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये इसका एक कॉन्ट्रास्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स के साथ। इसका एक कॉन्ट्रास्ट चलता है। जैसे कि उसने बोला अपने को कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? इसमें ये बताता है कि whether the reaction whether the reaction occurs or not। जैसे कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता है। थर्मोडायनेमिक्स ये स्पीड पे कुछ नहीं कहता। थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है वो बताती है कि सर ये फीजिबल है या नहीं, रिएक्शन फीजिबल है या नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो सबके दिमाग में आएगा सर ये फीजिबल रिएक्शन है। और अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर नॉट फीजिबल। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह सकते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका एक बहुत अच्छा एनालॉजी बनता है कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो तुम। इसमें क्या कंफ्यूज हो सकते हो कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the rate of reaction, the speed which the reaction goes ahead, whereas thermodynamics की बात करेंगे तो वो कहता है whether the reaction is feasible or not, मतलब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है मतलब फीजिबल रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब नॉन फीजिबल, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ये बेसिक सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस का सर एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंस इज दैट, ये नोट कर लो शॉर्ट में, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का ये इंट्रोडक्शन था एंड इट्स कंपैरिजन विद थर्मोडायनेमिक फीजिबिलिटी। ठीक है, ओके, रब कर देता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका तुम्हें बोला कि कंपैरिजन मैंने किया। I did the comparison between thermodynamics and chemical kinetics. So what is the role of it?
और रोल ऑफ इट क्या है? रोल ऑफ इट ये है कि द corrosion the corrosion of iron the corrosion of iron देखो corrosion of iron मतलब रस का बनना, रस का बनना। मालूम है तुम्हें आयन का गंजना, आयन जो है वो उस पे गंज लग जाती है, इसे क्या कहते हैं? रस्ट। इसे रस्ट कहते हैं। ये रेडिश कैसे होता है? ये रेडिश ब्राउन ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। किसके वजह से? रेडिश ब्राउन ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। ये रेडिश ब्राउन ऑक्साइड क्या होता है? इसे कहते हैं Fe2O3.XH2O। ये रस का फॉर्मूला है, ये रस का फॉर्मूला है। ये जो रोल है उसका, ये जो डिस्क्राइब करने का जो डिफरेंस थर्मोडायनेमिक्स और रेट दैट इज केमिकल काइनेटिक्स का, तो इसका ये है कि फर्स्ट जो अपन ने देखा थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, थर्मो डी के हिसाब से अपन ने देखा, तो वो कहेगा द रिएक्शन इज फीजिबल, द रिएक्शन इज फीजिबल, इज फीजिबल, फीजिबल मतलब रिएक्शन होगी, रिएक्शन जो है वो फीजिबल होगी, रिएक्शन इज फीजिबल। इसकी ई नॉट वैल्यू क्या होगी? उसने बोला इसकी ई नॉट वैल्यू सर पॉजिटिव है 1.67 वोल्ट, ऐसी ही कुछ वैल्यू होगी। पॉजिटिव में 1.67 वोल्ट, द रिएक्शन इज फीजिबल, द रिएक्शन इज फीजिबल। लेकिन मैंने बोला अगर ये केमिकल काइनेटिकली, अगर मैं बोलना चाहूंगा केमिकल काइनेटिकली, केमिकल काइनेटिकली ये रिएक्शन कैसी है? द रिएक्शन इज स्लो, द रिएक्शन इज स्लो, द रिएक्शन इज स्लो, द रिएक्शन इज स्लो। ये जो बता रहा है अपने को, कंपैरिजन बता रहा है। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? वो बस बताता है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर ई नॉट पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा जी डेफिनेटली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से डेफिनेटली डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव। डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन इज फीजिबल, मतलब रिएक्शन इज फीजिबल। रिएक्शन फीजिबल तो है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, लेकिन जो केमिकल काइनेटिकली दिस रिएक्शन इज स्लो, केमिकल काइनेटिकली ये जो रिएक्शन है वो स्लो होती है, ये रिएक्शन जो है स्लो होती है। बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल है यहाँ पे, पहला एग्जांपल इसका डाल दो, दो एग्जांपल्स इसके देने वाला हूँ, दो एग्जांपल्स इसके देने वाला हूँ। रोल बिटवीन, what is the difference between chemical kinetics and thermodynamics? Chemical kinetics क्या बताता है? Speed of the reaction, the rate with which the reaction propagates, the rate with which the reaction goes about। और जो thermodynamics क्या बताता है? Reaction feasible, spontaneous है या non spontaneous है। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन 0 है तो spontaneous reaction, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो नॉन spontaneous reaction। पहला एग्जांपल नोट कर लो जल्दी से, विजिबल है पूरा, शानदार तरीके से विजिबल है, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल इससे भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से, सॉरी एग्जांपल में चुरा के लेके आया हूं एफ ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से चोरी कर दी है, एफ ब्लॉक से चोरी है ये रिएक्शन की। देखते हैं कौन सा ये रिएक्शन हो जाएगा, कौन सा ये रिएक्शन है। ये है बेटा, ये यहाँ पे देखना, सीई जो है ये सीरियम, सीरियम जो है जिसे सीई कहते हो, सीरियम जो है आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट, उसमें क्या होता है? सीरियम +4 से +3 में जाना चाहता है और उसकी जो है बेटा जी ई नॉट वैल्यू वो होती है 1.72 वोल्ट्स के आसपास, 1.72 वोल्ट्स के आसपास। तो ये क्या है? ये है एक एनालिटिकल, पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिटिकल एजेंट है। ये क्या है? एक एनालिटिकल एजेंट है। इट reacts with water also, reacts with water also, water also ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, वाटर को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है।
इट रिएक्ट्स विद वाटर आल्सो, वाटर को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। सर क्यों ऑक्सीडाइज कर सकता है? बिकॉज उसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव में 1.72 वोल्ट है, इसलिए इट इज रिगार्डेड एज द एनालिटिकल एजेंट। तो पहले मैंने देखा ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स, इसकी जो रिएक्शन है सीरियम की वाटर के साथ रिएक्शन, ये बोलेगा सर ये डेल्टा जी इसका नेगेटिव, डेल्टा जी इसका नेगेटिव, तो ये क्या कहेगा स्पॉन्टेनियस, 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 ये क्या कहेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वेरस अगर मैं बोलूंगा केमिकल काइनेटिकली, केमिकल काइनेटिकली, केमिकल काइनेटिकली अगर मैं बोलूंगा केमिकल काइनेटिकली वेरी स्लो रिएक्शन है। इसलिए देखा है अपन ने जनरली केमिकल काइनेटिक्स की कली इतना स्लो ये रिएक्शन होगा कि वाटर को ऑक्सीडाइज भी मुश्किल से कर पाएगा, और क्योंकि ऑक्सीडाइज वाटर को करेगा, ये थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन केमिकल काइनेटिकली अगर तुम देखोगे ये रिएक्शन होते हुए तुम्हारे सामने, तो उसे बहुत टाइम लगेगा, प्रैक्टिकली वेरी स्लो है, प्रैक्टिकली ये दिखेगा ही नहीं ये रिएक्शन होते हुए। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स कह के गया कि जी नॉट की वैल्यू, सॉरी जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, इट इज केमिकल काइनेटिकली, इट इज काइनेटिकली अ वेरी स्लो रिएक्शन, इट इज काइनेटिकली अ वेरी स्लो रिएक्शन। यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है दैट सीरियम +4 से +3 में जाने के वक्त ये ई नॉट पॉजिटिव आता है, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज द एनालिटिकल एजेंट, इसे कहा जाता है, इसे बेटा एनालिटिकल एजेंट कहा जाता है, एनालिटिकल एजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल एक बार लो नोट कर लो, एफ ब्लॉक से इस एग्जाम्पल की अपन ने कर दी थी चोरी, और इसे पूरा यहाँ पे डिकोड कर लिया है, अच्छे से डिकोड कर लिया है यहाँ पे, तो नोट कर लो, वहां पे भी काम आएगा इसका, ठीक है। तो अभी रेट वगैरह के बारे में मैंने बेसिक सा एक नॉलेज दे दिया है सबको, बेसिक सा नॉलेज दे दिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो अपने को बताता है कि ये रिएक्शन होगा लेकिन कितने तेजी के साथ, स्लो स्पीड में होगा, बहुत फास्ट स्पीड रिएक्शन होगा, या मीडियम लेवल पे रिएक्शन होगा, वैसे चलेगी। तो ठीक है, ये नोट हो गया सबका, पॉज करके एक बार नोट कर लो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने कोरोजन का लिया था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ थोड़ा रिलेट करके लिया था, एंड ये जो है वो एफ ब्लॉक से थोड़ा रिलेट करके लिया है, ठीक है। तो अभी आते हैं जैसे कि फास्ट रिएक्शंस, बेटा फास्ट रिएक्शंस है जैसे बिटवीन आयोनिक स्पीशीज, बिटवीन आयोनिक स्पीशीज जो ये रिएक्शन है, जैसे कि मैंने बोला NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3, ये जो रिएक्शन है ना, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन जो आयोनिक स्पीशीज को इन्वॉल्व करते हैं, वो बहुत तेजी से ये रिएक्शंस प्रोपोगेट करते हैं, बहुत फास्ट इनका रेट होता है। इसलिए यहाँ पे भी जनरली देखा गया कि केमिकल काइनेटिक्स से इसकी स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतने फास्ट जा रहे हैं, तो रेट अपन कैसे कैलकुलेट कर ले, कॉन्सेंट्रेशंस अपन कैसे कैलकुलेट कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फास्ट रिएक्शंस को पूछ सकता है, फास्ट रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक्स अप्रोच सही है क्या? नहीं, फास्ट रिएक्शंस को इतना केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट अच्छा चीज नहीं है केमिकल काइनेटिक्स लगाना फास्ट रिएक्शंस के लिए। और दूसरा है बेटा स्लो रिएक्शंस, बहुत स्लो हो रहे हैं रिएक्शंस, बहुत स्लो रिएक्शंस, बोले तो बहुत स्लो रिएक्शन, जैसे कि कोरोजन ऑफ आयरन, ये बहुत स्लो रिएक्शन है। तो इनमें भी केमिकल काइनेटिक्स जो है
वो नहीं यूज कर सकते अपन अच्छे से। नॉट डिटरमाइन, इससे डिटरमाइन करना मुश्किल है, तो केमिकल काइनेटिक्स इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेदर इट इज अ फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, chemical kinetics is not applicable, chemical kinetics is not applicable बच्चे। केमिकल काइनेटिक्स बेटा एप्लीकेबल नहीं है इन सारी चीजों के लिए। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है, चुटकियों में हो जाएगा, तो रेट निकाल के क्या करोगे? और ये इतना स्लो रिएक्शन है कि रेट निकलते निकलते ऑब्जर्वेशन कहाँ पे दोगे तुम? वेयर यू विल गिव द ऑब्जर्वेशन। तो ये दो जो रिएक्शंस है इनमें केमिकल काइनेटिक्स नहीं लगेगी। तो ये एक बार नोट कर लो, वेयर डज केमिकल काइनेटिक्स, एक क्वेश्चन पूछा कि वेयर डज केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये टिक कर पाओगे तुम। जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं जैसे कि बिटवीन आयोनिक स्पीशीज NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3 का एग्जाम्पल है ये, बस एक एग्जाम्पल है। और ये वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे कोरोजन ऑफ आयरन मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी करवाया था, इसलिए यहाँ पे तुम कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से कि कोरोजन जो केमिकल काइनेटिकली बहुत स्लो रिएक्शन है, इसलिए इस पे अपन रेट वगैरह वो निकाल नहीं पाएंगे, तो नॉट एप्लीकेबल। तो किसके लिए अपन ये अप्लाई करते हैं ये रेट रिएक्शन? ये रेट केमिकल काइनेटिक्स किसके लिए होती है? तो केमिकल काइनेटिक्स इज फॉर मॉडरेट रिएक्शंस, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन बेटा? मॉडरेट मतलब मीडियम वाला मॉडरेट रिएक्शन, जैसे कि इन्वॉल्विंग, इसे कह सकते हैं इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज को अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी बहुत इसका अच्छा एग्जांपल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रेट वगैरह, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम पढ़ते हो, SN1 SN2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी आते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे मैं बोलूंगा इन्वर्जन, उसने बोला सर इन्वर्जन ऑफ कीन शुगर उसने कहा, तो सर मैंने कर लिया, उसको इन्वर्जन ऑफ कीन शुगर कहते हैं। जैसे कि C12H22O11 को सर वाटर में डाल दोगे तो ये जो है इसका इन्वर्जन हो जाएगा। ये बेटा क्या है? इट इज सुक्रोज का इन्वर्जन हो जाएगा। C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज में इसका इन्वर्जन हो जाएगा, और एक C6H12O6 दैट इज फ्रक्टोज में, ये जो आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनमें इसका इन्वर्जन हो जाएगा। ये जो बनेगा ये बनेगा डी स्मॉल डी ग्लूकोज बनेगा, और ये लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज बनेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल ये क्या है? मिक्सचर इज लेवोरोटेटरी। ये मिक्सचर जो है वो है बेटा जी लेवोरोटेटरी। ये मिक्सचर जो है पूरा यहाँ पे जो बनता है वो लेवोरोटेटरी होता है। और ये वाला ये जो सुक्रोज है उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसके कारण इसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। इसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं? सबके दिमाग में डाउट होता है इसे इन्वर्जन ऑफ कीन शुगर सर क्यों कहते हैं इसका? तो सर बस हाइड्रोलिसिस हो रहा है ग्लूकोज से फ्रक्टोज में, से इन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो फ्रक्टोज है वो लेवो रोटेटरी होता है। तो लेवो रोटेटरी का जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए जो पूरा ये मिक्सचर है इन दोनों का वो लेवो रोटेटरी हो जाता है। और ये सुक्रोज वो पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, अभी वो मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज लेवो रोटेटरी। इसलिए जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवो रोटेटरी में हो गया, इसलिए इसे इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गया, ईस्टरिफिकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ ईस्टरिफिकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो है मॉडरेट रिएक्शंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो मॉडरेट रिएक्शंस है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से वर्क करने वाली है, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स जो है वो अच्छे से वर्क करने वाली है, तो मॉडरेट रिएक्शंस में केमिकल काइनेटिक्स लगता है वो एक बार अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से विजिबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एग्जांपल्स दे दिए, 2 एग्जांपल्स लिख सकते हो, क्वेश्चन वगैरह आया
which of the following in which of the following chemical kinetics is applicable? तो बस moderate reaction जैसे ये जो moderate reaction है वो टिक कर सकते हो तुम, ठीक है। अभी आ जाते हैं अपना मेन जो है अपना चीज जो है रेट वगैरह वो निकालने की बात। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये एक बार ध्यान से सुनो, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है इसलिए ध्यान से सुनना होगा तुम्हें। यहाँ पे रेट शब्द आ गया, रेट कैसे निकाले सर, ये जो है रेट कैसे निकाले, तो एक बार देखना, अगर ये मेरे पास रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जो है वो इम्पोर्टेंट अपन बेसिस वाली रिएक्शन, ये जो है ये रिएक्शन मान के चल रही है कि जो अपना है ये रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने को दो प्रकार के रेट्स आएंगे। रेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब टाइम इंटरवल पे बेस, ये जो है वो टाइम इंटरवल, टाइम गैप, टाइम इंटरवल को लेके चलेगा। टाइम जो है वो गैप को, दो टाइम्स के बीच का गैप को ये लेके चलेगा, ये कहते हैं रेट, एवरेज रेट कहते हैं। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो एट अ पर्टिकुलर टाइम होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसमें टाइम इंटरवल नहीं लेते, एट अ पर्टिकुलर टाइम होता है। ये जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे जो है, अगर रेट लिखना चाहूंगा, जो रिवाइज करके आए हुए हो चैप्टर उनके लिए ये इजी होगा कि वो डायरेक्टली मुझे बता पाएंगे, लेकिन जिन्हें थोड़ा बहुत याद है उनके लिए बता देता हूँ। ये जो एवरेज रेट है, अगर मैं बोलता हूँ एवरेज रेट क्या होता है, दैट इज इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये चेंज इन, ये तो चेंज ही होगा ना, रिएक्टेंट जो है वो चेंज होगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चेंज इन, ये यहाँ पे डब्बा क्यों यहाँ पे बना रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों बना रहा हूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन को डिपेंड करता है, एक्टिव मास को डिपेंड करता है, एक्टिव मास को डिपेंड करता है, मतलब डेल्टा आर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय चेंज इन टाइम, बस सिंपल। रेट मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट जो होता है, जैसे रेट पावर जो अपन पढ़ते थे, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी लॉस, रेट ऑफ एनर्जी पर ऐसे लिखते हो, तो रेट मतलब क्या, डिवाइड बाय टाइम। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है मेरे पास, रेट मतलब क्या, डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, ये डिवाइड बाय टाइम, रेट जो है, रेट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइड बाय टाइम करते हो, तो क्या होगा यहाँ पे, जो ये है रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, जैसे इसमें रिएक्शंस होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगी, पहले सपोज 5 मोल था अभी 2 मोल हो गया, 5 मोल था अभी 2 मोल हो गया, तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डालेंगे नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव साइन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिएक्टेंट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे लिखते हैं अपन, डेल्टा, ये देखना डेल्टा आर को कैसे लिखेंगे, आर फाइनल बाय आर माइनस आर इनिशियल बाय टाइम फाइनल बाय टाइम इनिशियल, ऐसे लिखेंगे। सर यहाँ पे पीछे आपने माइनस साइन क्यों लगा दी, बेटा माइनस साइन का मतलब है, देखना माइनस साइन क्यों लगाई मैंने, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये बता रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये डिसअपीयर हो रहे हैं, जो है ये बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो डिसअपीयर हो रहे हैं, जो बेटा रिएक्टेंट जो है वो गायब हो रहे हैं, जैसे 5 मोल था अभी 3 मोल हो गया, तो 2 मोल रिएक्टेंट्स तो गायब ही हो चले, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्यों लिख रहे हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन क्यों लगेगी, वो पूछेगा क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ माइनस साइन इन द रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वहां पे बोलना का है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर तुम मैथमेटिकल फील लेना चाहते हो तो बेटा जो रिएक्टेंट फाइनल है वो तो काफी कम होगा,
काफी कम होगा इनिशियल से। इनिशियल सपोज 5 मोल्स था, फाइनल 3 मोल हो गया, तो 3 मोल कम हुआ ना 5 मोल से, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है। तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन का तो फाइनल जो रिएक्टेंस की कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल रिएक्टेंस की कॉन्सेंट्रेशन है, वो इनिशियल से तो काफी कम होगी। तो ये पॉजिटिव में लाना है, पॉजिटिव में रेट होता है, पॉजिटिव में रेट होता है, पॉजिटिव में रेट होता है। तो इसलिए यहाँ पे पीछे जो है माइनस साइन लगानी होगी, पीछे जो है वो माइनस साइन लगानी होगी। अगर ये फील हो गया तो भाई बहुत बढ़िया। ये भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे एनसीईआरटी में ऐसे दे देते हैं, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर ये है, इससे ऐसे लिख देते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। अगर तुम्हें मैथमेटिकल फील हो गया है कि सर रेट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या बोला, रेट हमेशा पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए रेट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या सर, पीछे रिएक्शन चल रहा है, रेट बेटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, आगे ही बढ़ेगा वो। तो रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे भी करके पॉजिटिव आंसर लाओगे तो सर लाओगे तो माइनस साइन लगानी पड़ेगी, माइनस साइन लगानी पड़ेगी। उससे क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंस बेटा जी, जो रिएक्टेंस बेटा जी वो गायब हो रहे हैं, रिएक्टेंस बेटा गायब हो रहे हैं, इसलिए उससे क्या कहेंगे, इसलिए उससे क्या कहेंगे बेटा, इसलिए उससे ये कहेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंस यहाँ पे कह देते हैं। तो रेट को समझ गया, एवरेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एवरेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे, हाँ अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट्स में यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाते हैं अपन। इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रेट को है ना अपन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों के टर्म्स में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के टर्म्स में भी और रिएक्टेंट्स के टर्म्स में भी। तो प्रोडक्ट्स के टर्म में क्या लिखेंगे, सिंपल, रेट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट्स, चेंज इन प्रोडक्ट्स बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी। ये बस सबको समझ में आया जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यस अभी सबको समझ में आ गया। सर इनिशियली तो प्रोडक्ट्स तो जीरो बनेंगे क्योंकि रिएक्टेंट्स तो रिएक्ट ही नहीं होंगे, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ऑब्वियसली इनिशियल से ज्यादा होंगी, इनिशियल से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। सर पॉजिटिव साइन किसके लिए लगाते हो, पॉजिटिव साइन आप किसके लिए लगाते हो सर, प्रोडक्ट्स के लिए लगाते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए लगाते हैं क्योंकि इसे कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। अरे प्रोडक्ट सर बन रहे हैं, दिख रहा है हमें प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ बेटा अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इसे कहेंगे, या फिर पी कह सकते हो इस रिएक्शन में। तो सर दोनों कंसेप्ट क्लियर, दोनों कंसेप्ट क्लियर। एवरेज रेट के बारे में, एवरेज रेट के बारे में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है कि तुम ये दोनों चीज को याद कर लो। याद कैसे करोगे, विथ फील। याद कैसे करेंगे, विथ फील। रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बोला, रेट मतलब क्या, किसको भी डिवाइड बाय टाइम, इसको भी डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे अपन कॉन्सेंट्रेशंस ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। सर रिएक्टेंट्स तो कंज्यूम हो रहे हैं, उसके जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो ऑब्वियस सी बात है सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कम ही होगा, इसलिए यहाँ पे पीछे माइनस साइन लगाएंगे। ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रही है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में बता रही है। whereas अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, सर प्रोडक्ट्स में तो प्रोडक्ट्स तो बन रहा है, इनिशियली प्रोडक्ट जीरो थे, प्रोडक्ट्स अभी बनने लग गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट्स का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा ही होगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन मस्ट होगी। पॉजिटिव साइन क्या बताती है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये है एवरेज रेट, एवरेज रेट बहुत गजब था। एवरेज रेट यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा, तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। रिवाइज हो गया है एवरेज रेट पूरा अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया। एवरेज रेट हो गया तो इंस्टेंटेनियस रेट भी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट की अपन बात क्यों करेंगे सर, एवरेज रेट से ही थोड़ा काम क्यों नहीं चल रहा है,
एवरेज रेट से बेटा काम इसलिए नहीं चलता है क्योंकि अगर उसने पूछा कि फाइंड द रेट एट 10 सेकेंड्स, तो तुम वहां पे एवरेज रेट तो नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये बेसिक एक टाइम इंटरवल के बीच में, ये एक टाइम इंटरवल के बीच में है। तो वहां पे तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस रेट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये मिटा दूं। हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ईजी है। एवरेज रेट अगर समझ गया तो इंस्टेंटेनियस रेट इतने चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं, बहुत बड़ी। रेट बहुत बहुत आसान। तो यहाँ पे आता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हो, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंटेनियस रेट। इसमें तुम अपना डिफरेंशिएशन यूज करते हो। हाँ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करो बेटा, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी में पढ़ के आया डिफरेंशिएट करके, ठीक है, डिफरेंशिएट करके पढ़ के आया उसका, बहुत बढ़िया। रेट इज इक्वल्स टू, देखना यार सेम ही लिखूंगा यहाँ पे, देखो सेम ही है, आर से पी में बन रहा है, आर से पी में बन रहा है, सेम चीजें होने वाली है यहाँ पे, सेम चीजें होने वाली है, देखना ध्यान से। मैं माइनस साइन लगाऊंगा। हाँ, सबका आंसर आना चाहिए सर। माइनस साइन बताता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, माइनस साइन बताता है बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताता है। तो ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही बताएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही बताएगा। और मैं बस लिखता हूँ यहाँ पे डी आर बाई डी टी, खत्म। ये है, ये समझने में कोई भी टेंशन नहीं लगेगी क्योंकि तुमने पीछे ज्यादा टाइम लेके ये माइनस साइन पॉजिटिव साइन समझ ली है। माइनस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। आसान है सर, आसान है। आगे सर हम प्रोडक्ट्स का खुद ही लिखेंगे, dp बाई डी टी, बहुत dp बाई डी टी। यहाँ पे जो है रेट, मैंने एज बोला था पीछे भी, ये रेट तुम सर प्रोडक्ट्स के वे में भी निकाल सकते हो और रिएक्टेंस से भी निकाल सकते हो। बस एक चीज याद रखनी है, जो रिएक्टेंस है वहाँ पे वो कंज्यूम हो रहे हैं, वो डिसअपियर हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव साइन और इसका रेट क्या बताता है सर? ये बताता है रेट ऑफ अपीयरेंस सर, ये बताता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। ये जो पी है वो अपीयर हो रहा है, इसे कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, इसे कहते हैं बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्लियर है, पूरा अच्छे से लिख दिया है अपन ने। इंस्टेंटेनियस रेट भी क्लियर है और एवरेज रेट भी क्लियर है। पहला पड़ाव जो सॉल्व है यहाँ पे, इससे ही क्वेश्चन कुछ कुछ बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ मैं, यहाँ से ही बनेगा वो। और नीट में आया हुआ क्वेश्चन में कराऊंगा तुम्हें। कौन सा कराऊंगा? नीट में आया हुआ क्वेश्चन। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि अच्छे लेवल पे तुम पहुंच गए हो। ठीक है, ये हो गया सर, ये दोनों नोटेड है। सर इससे क्या क्वेश्चन आएगा? ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो बेटा इससे ही क्वेश्चन आएगा, बेसिक से ही क्वेश्चन उठाते हो। एज सच कोई हैवी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बेसिक से ही है वो जो क्वेश्चन वो बनाएगा। जैसे कि मेरे बस यहाँ पे PYQ की बुक है, तो उसमें देखना एक क्वेश्चन उसने बोला था, उसने देखना एक क्वेश्चन बनाया था 2019 में। वो बोला सर 2019 में क्वेश्चन आया था, आप बस बोल दीजिए, आप क्या लिखे? रेट के बारे में बस लिखिए, रेट किसके इक्वल होगा वो बताइए, हम आपको देंगे अपना रिएक्शन, हम आपको देंगे अपना रिएक्शन। जैसे कि रेट किसके इक्वल है? रेट किसके इक्वल है? 2019 में आया था। तो यहाँ पे क्या है, रेट में एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ, एक क्वेश्चन से ही मैं एक कंसेप्ट सॉल्व करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन से क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? ये आता है स्टोइशियोमेट्री के बीच। ये क्या आता है? स्टोइशियोमेट्री,
स्टोइशियोमेट्री पे बेस्ड ये कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है सर? देखो अभी तुमने रेट पीछे इसमें रेट तुमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ जो रिएक्शन है, जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेटा जी डिपेंड करता है स्टोइशियोमेट्री, डिपेंड्स ऑन स्टोइशियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। सर ये ऐसी बात क्यों है, ये स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है? क्योंकि बेटा रेट अपन पूरे रिएक्शन के लिए लिखते हैं। क्या बोला? रेट अपन पूरे रिएक्शन के लिए लिखते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। तो मैंने जैसे बोला ये डिपेंड करता है, तो बस एक मेरा यूज करना है ये ट्रिक जो है, मतलब यहाँ पे यूज करेंगे। ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे ए के लिए, डी ऑफ ए बाई डी टी। यहाँ पे क्या है, ये तो बस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ए का रेट हो गया। ये तो इंडिविजुअल सर ए का रेट हुआ, वो पूरे रिएक्शन का रेट नहीं हुआ। ये इंडिविजुअल ए का रेट हुआ, पूरे रिएक्शन का रेट है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे डिवाइड करनी पड़ेगी उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वैसे ही तुम लिख सकते हो बी का, बी भी रिएक्टेंट है, वहां पे माइनस साइन आएगा, ऐसे लिख सकते हो। सी पॉजिटिव है, सी प्रोडक्ट है, वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, और हो जाएगा, वो हो जाएगा। कर पाओगे ये डी का करना होगा तो कर लोगे। ठीक है सर, ये तो हमें समझ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन है, जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सर डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्री पे। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। ये कंसेप्ट है 2019 में आया हुआ कंसेप्ट। क्या आया था सर? रेट अपने को चाहिए, उन्होंने रिएक्शन दी हुई है लेकिन उन्हें रेट इक्वेशन चाहिए, तो रेट जो है वो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जस्ट उसे डिवाइड कर लेना है और आंसर मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे ये नोट कर लो, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तुम्हें, यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये नोट कर लिया सर? ठीक है, नोटेड है। अभी क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इजी सा दिया हुआ है, अमोनिया की फॉर्मेशन, NH2 plus 3H2 gives, रिवर्सिबल है ना? हाँ, रिवर्सिबल एरो के साथ 2NH3। देखो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे ये गैस है, गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, कोई टेंशन, गैस है गैस है गैस है, ठीक है। तो गैस में यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा? गैस में पार्शियल प्रेशर से भी कर सकते हो, प्रेशर से भी कर सकते हो, ATM से भी कर सकते हो, या फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन से भी कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। गैस में ऐसा नहीं है कि प्रेशर से ही करेंगे बस, गैस में ऐसे नहीं है बस प्रेशर से ही करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन से भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था? इसका सर रेट इक्वेशन बताओ, इसका रेट इक्वेशन बताओ। जरा पॉज करके स्क्रीन को पॉज करके जरा इस सॉल्यूशन तो देना मुझे, बताना सर। कंसेप्ट अपने पीछे दिया था, पीछे वाले बोर्ड वाले जो रब किया अपन ने अभी, उसका ही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताइए सर, रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। ठीक है, करूँ मैं स्टार्ट? बहुत इजी यार, बहुत लोग अब तक कर गए, वाह वाह, बहुत लोग कर गए। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं? -dN2 बाय 1 है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, तो वहां पे सिंपली मैं dt लिख सकता हूँ। आगे लिखूंगा माइनस, ये भी तो एक रिएक्टेंट है, DH2 3dt। सर ये 3 लिया है अपन ने क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 3 है, वेरएस जो प्रोडक्ट है वहां पे पॉजिटिव साइन लगाना है क्योंकि वो बन रहा है, इसलिए ये वाला जो है
2dt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये वाला है। तो ये है आप सबका आंसर यहाँ पे, ये है प्यारा सा आंसर, यही है आंसर और यही है, यही क्वेश्चन उसका वही आंसर। देखना यहाँ पे उसने बोला है यही क्वेश्चन उसका यही आंसर था, वो उसने बोल दिया। तो ये अगर हो गया, टिक टिक कर लो इसे, ये सबका करेक्ट आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताया, छोटी सी ट्रिक थी अपनी, जो रेट है उसे डिवाइड बाय स्टोशियोमेट्री कर, रेट को है वो डिवाइड बाय स्टोशियोमेट्री कर। स्टोशियोमेट्री आपने देखी सर n2 की 1 है, आपने इधर 1 लिख सकते हो, 1 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 1 लिख देता हूँ, 1 है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस की डिमांड है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन की डिमांड है, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक समझ में आ गया। अभी एक गजब का क्वेश्चन मैंने यहाँ से ही बना लूंगा बाद में, ठीक है, बाद में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। आगे का टॉपिक क्या है, इंडिविजुअल रेट। आगे का रेट क्या है भाई, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डज नॉट, तो आगे लिखना, डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, हाँ, जो मैंने पीछे, जिसने मेरी बातें ध्यान से सुनी होगी, उससे ये पार्ट इजी लग रहा होगा, क्योंकि सर आपने पहले ही बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो रेट ऑफ पूरे रिएक्शन के लिए लेते हैं, इसलिए वहां पे अपने को इंडिविजुअल रेट को स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। तो वहां पे इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंस और प्रोडक्ट है, वो थोड़ी बेटा जी, वो थोड़ी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, वो तो पूरा रेट ऑफ जो रिएक्शन है, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है, वही तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, वही तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। इसलिए यहाँ पे अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट ट्रिक यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे आपको, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ दिया, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे। अगर ये वाला रिएक्शन है जो पीछे मैंने लिया था, वहां पे अल्टीमेट कंसेप्ट की ये ट्रिक है, अल्टीमेट कंसेप्ट की ये ट्रिक है। उसे कैसे लिख सकते हो सर, रेट ऑफ ए बाय स्टोशियोमेट्री इज इक्वल्स टू माइनस के साथ, माइनस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेट ऑफ ए ही वो माइनस में लेंगे। रेट ऑफ ए मतलब क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपने पहले ही ले लिया है, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बी बाय उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ बी बाय उसका रेट ऑफ सी बाय उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डी बाय उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये है वो अल्टीमेट कंसेप्ट ट्रिक, जो इंडिविजुअल रेट है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, जो इंडिविजुअल रेट है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, वो सर डिपेंड नहीं करेगा, वो सर इस पे डिपेंड नहीं करेगा, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे सर डिपेंड नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमा फिरा के इससे ही मैंने बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस देखे हुए हैं और नीट में तो आते ही हुए हैं इससे क्वेश्चंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, वही सर हेबर्स प्रोसेस वाला, वही अमोनिया वाला क्वेश्चन अगर इससे मैं बनाता तो क्या बनाता, देख ले बेटा, देखेगा। रेट ऑफ बेटा जी N2 मुझे बताओ, क्या रेट ऑफ N2 इन टर्म्स ऑफ NH3 बताइए सर। ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्या है, मेरा क्वेश्चन है, टी क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, देख ले। टी क्यू क्या है अपना, कि ये रिएक्शन है अपने पास, वही सेम रिएक्शन, वही हेबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन। उसमें उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा, रेट ऑफ N2 इन टर्म्स ऑफ
NH3। कैसे करेंगे इसे देखना ध्यान से। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले तो एक बार मुझे लिख के बताओ, प्रैक्टिस हो जाएगी एक और बार, कोई टेंशन नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -dN2 by dt is equals to -dH2 by 3dt is equals to dNH3 by 2dt। तो इन दोनों के टर्म्स में मुझे चाहिए, इसके एक बार इसका चाहिए मुझे इसके टर्म्स में, इसका चाहिए मुझे इसके टर्म्स में। ठीक है सर, इसका कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से लिखना। इसे मैं बस सिंपली इक्वेट कर दूंगा, सिंपली बस मैं इसे इक्वेट कर दूंगा डी, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए ये तो पहले ही डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ जो N2 है दैट इज इक्वल्स टू dNH3 by 2 dt पे डिपेंड कर रहा है। dNH, ये है असली क्वेश्चन, ये असली क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है। नीचे का आई होप विजिबल है, नीचे का आई होप विजिबल है, देखो वहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, वहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छे से कि सर यहाँ पे जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, वहाँ पे चलेगी तो 1 ही रहेगा। इसलिए रेट ऑफ N2 मैंने निकाल दिया, इन टर्म्स ऑफ NH3 मैंने अच्छे से यहाँ पे निकाल दिया है। तो यही क्वेश्चन बन सकता है। ये बेसिक अपना रेट क्लियर हो गया है, रेट क्लियर हो गया है। तो रेट की यूनिट सर क्या है, रेट की यूनिट क्या है वो देखते हैं। रेट की यूनिट कैसे निकालते हो बेटा, सर आपने बोला था कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं बाय टाइम करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन अपनी क्या होती है, मोलैरिटी में होती है, मोलैरिटी में होती है क्या, मोलैरिटी बाय सर टाइम से कैसे लिख सकते हैं, अगर टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड्स में लेगी तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये है बेटा असली यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, यूनिट से क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट करना है, ये यूनिट सबको नोट करना है। अगर मैं बोलता हूँ प्रेशर के साथ रेट, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रेशर बाय टाइम में लेता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ATM पर सेकेंड हो जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूँ, ATM पर सेकेंड। जनरली प्रेशर किस में लेंगे, ATM में लेंगे। अगर और कुछ यूनिट होगी बार, टॉर वगैरह, उसमें भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे मैंने क्या करवाया, पहले वो वाला क्वेश्चन करवाया, उसके बाद यहाँ पे देखना साइड में ये जो है रेट है उसकी यूनिट बताई मैंने, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम है तो मोलैलिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे देखना बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्रेशर के साथ होगा, प्रेशर के साथ ATM पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ सर ATM पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है सर रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। उसके बाद क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। सर रेट लॉ एक्सप्रेशन ही ज्यादा वेटेज का ऐसे समझा था, रेट लॉ हाँ ज्यादा वेटेज का है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बेटा ये क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट नहीं करता, ये इंटीग्रल रेट लॉ भी आता है। इसका रेट लॉ क्या होता है, ओनली ऑन रिएक्टेंस। जो रेट है, रेट ओनली डिपेंडेंट ऑन रिएक्टेंस। रेट जो है वो ओनली डिपेंड करता है यहाँ पे रिएक्टेंस के ऊपर। जैसे मैं लिखूंगा वही अपनी रिएक्शन R से P में जा रही है, सर R से P में आपकी रिएक्शन जा रही है, तो वहाँ पे ये रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंस की, उसकी पावर n। ये n बताता हूँ क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू, ये रेट जो इक्वल होता है, रेट इज इक्वल्स टू R
K एक कांस्टेंट आता है R की पावर n, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R की पावर n। ये बेसिक होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या होता है उसने बोला सर रेट तो अपन ने देख लिया, वो पहले वाला रेट था वो सर एवरेज था, वो इंटीग्रल भी था, एवरेज था और सर इंस्टेंटेनियस भी था। तो उसमें क्या कर रहे थे सर अपन दोनों के साथ कर रहे थे, रिएक्टेंट्स को भी ले रहे थे कंसिडरेशन में, प्रोडक्ट्स को भी ले रहे थे कंसिडरेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है उन्होंने रेट लॉ लाया, रेट लॉ लेके आया, रेट लॉ बोला कि वो बस रिएक्टेंट्स पे, रेट अपना नाम बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा, तो उससे ये एन आ गया। तो यहाँ पे ये जो उससे खोल के रख देंगे, रेट लॉ को अभी खोल के रखने वाले, इज इक्वल्स टू के आर की पावर, ये जो यहाँ पे के को क्या कहते हैं, दैट इज द रेट कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रेट कांस्टेंट, या फिर इसे कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। दो टर्म्स है, ये बोर्ड्स में एक बार आया था शायद से बेसिक क्वेश्चन, वो डायरेक्ट इस पे नहीं था, लेकिन उन्होंने वैसे के को इनडायरेक्टली रेट कांस्टेंट नहीं दिया और उन्होंने वेलोसिटी कांस्टेंट दिया, तभी थोड़ा इधर उधर हुआ था। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट याद रखो। यहाँ पे जो है आर तो मैं बताऊंगा यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो अपना प्यारा एन है दैट इज ऑर्डर ऑफ आर भी बोल सकते हो, विद ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आर भी बोल सकते हो, नहीं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो है वो बेसिक रेट लॉ एक्सप्रेशन है। रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने क्या बोला सर, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने बोला कि वो बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो R इज इक्वल्स टू R रेट जो इक्वल टू K, एक का कॉन्सेंट्रेशन की पावर n हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पावर n हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का सर कुछ रूल नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का कुछ डालने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स दिखा कुछ भी तो गलत रेट लॉ है, ये प्रोडक्ट्स दिखा तो ये बेटा गलत रेट लॉ है, इसलिए नोट कर लो जल्दी से, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं इसे, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। ये बस रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, इसे कहेंगे बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन की क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे क्या बढ़ना है सर, रेट लॉ एक्सप्रेशन है सर, उसके बारे में थोड़ी चीजें तो जान लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले देखते हैं। ऑर्डर ये जो रिएक्शन का होता है वो पहला इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्सपेरिमेंटल। ये कैसा होता है सर जी, ये होता है एक्सपेरिमेंटल। तो याद रखना जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वैसे एक्सपेरिमेंटल रहता है, एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर उसने बोला तो ये सर एक्सपेरिमेंटल है, ये सर कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है। उसके बाद क्या बोला, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इक्वल भी हो सकता है या फिर नहीं भी इक्वल हो सकता है, ठीक है मेरे बात, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये बेटा फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। बहुत वैरायटी, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। उसने बोला इसके सारे वेरिएशंस से शो कर सकता है। ये सारे वेरिएशन क्या है, फ्रैक्शन भी हो सकता है बेटा, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है सर, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो ऑर्डर की बात करूंगा सर, ऑर्डर ये क्या है, जो सम है, पूरे जो रिएक्टेंट्स में सम है उसे ऑर्डर कहेंगे। ऑर्डर का भी एक्सप्रेशन दिखाऊंगा तुम्हें तो ऑर्डर भी क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहली बात ये कंफ्यूज हो जाते हो, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, वो थोड़ी भाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकाल सकते हो। में होगा इक्वल, एलिमेंट्री रिएक्शंस में जनरली देखा गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इक्वल हो गया, लेकिन जनरली ये टर्म आता है क्योंकि
ऑर्डर तो भाई एक्सपेरिमेंटल ही है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है बेटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसलिए इसे देखना। और फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे मैंने एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा। सपोज दो रिएक्टेंट्स है ए और बी, तो बेटा ए की पावर n है, बी की पावर m, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर इज सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स, पावर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये बस ऑर्डर है। ऑर्डर पूरे रिएक्टेंट का ही होता है, ऑर्डर पूरे रेट रिएक्शन का ही होता है। ऑर्डर क्या होता है फिर यहाँ पे? ऑर्डर इज इक्वल्स टू सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर इज इक्वल्स टू n प्लस m हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू n प्लस m हो जाएगा। अगर n में लिखता हूँ, n को क्या बोलेंगे? तो n को बोलेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a हो जाएगा, और m को क्या कहेंगे? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b हो जाएगा। सर ये अपने पास है। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑर्डर के बेसिस पे थोड़े चीज़ें आ जाएंगी सर, ऑर्डर के बेसिस पे थोड़ी चीज़ें भी आ जाएंगी बहुत अच्छे से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है सर। ये एलिमेंट्री रिएक्शन में सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। उसके बाद सर ये क्या है कि नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये क्या होता है? सम ऑफ पावर रेज टू द रिएक्टेंट, रेज टू द रिएक्शन। यहाँ पे देखना n है, m है, n है, m है, तो ऑर्डर क्या होगा? n प्लस n, ऑर्डर क्या होगा? n प्लस n। लेकिन n की बात करूंगा तो ये क्या? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a, और m क्या होगा? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट b। तो ऑर्डर ये कवर हो गया है, ऑर्डर कवर हो गया है, ऑर्डर कवर हो गया है सर, बहुत अच्छी बात। ऑर्डर कवर हो गया है तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद आ जाता है अपना मॉलिक्यूलैरिटी। उसके बाद क्या आ जाता है बेटा? मॉलिक्यूलैरिटी। बेटा मॉलिक्यूलैरिटी, 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 इसका और ऑर्डर में डिफरेंस देखो। ये क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जितने स्पीशीज बेटा जी कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, इफेक्टिव कोलिजन करके, कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसे सर मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है बेटा? ये है cannot be negative fraction zero। ओनली बेटा क्या होता है? ओनली पॉजिटिव इंटीजर। बहुत आसान, यही है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का बेसिस यही है। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब क्या? ऐसे दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, उससे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे बेटा ये देखना है रिएक्शन, ये देखना है रिएक्शन सबको, ये रिएक्शंस क्या है ये देखना है यार। H2 plus I2 gives 2HI। तो यहाँ पे क्या है? H2 एक ये है, H2 एक मॉलिक्यूल है, I2 एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे दोनों कंबाइन करेंगे और सर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी सर? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी। यस, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे मैं बात करूंगा एक रिएक्शन जो सीबीएसई में पूछा था, 2NH3 गिव कर रहा है पीटी के साथ हीट करने के बाद NH2 प्लस 3H2 ये दे रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी बेटा? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2NH3 से कोलाइड कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा? मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। कैनॉट बी
कैन नॉट बी नेगेटिव फ्रैक्शन और जीरो, बस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये है मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर में क्या था, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो अच्छे से डिफरेंस कवर कर लेना है। अभी दूसरा एक स्टेप आता है अपने पास, दैट इज जिस रिएक्टेंस जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होगा सर, मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं उनमें क्या होगा सर, जैसे जैसे बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है, ये जो है मल्टी स्टेप रिएक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखना, ये जो है ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय द RDS स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया होगा, ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है मतलब ये क्या है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप। सबसे स्लोएस्ट स्टेप का अगर तुमने ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर इसका निकाल सकते हो, ऑर्डर इसका निकाल सकते हो। सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका बेटा ऑर्डर निकाल सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो बेटा, और कोई टेंशन नहीं लेनी, सबसे स्लोएस्ट स्टेप निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला SN1, उसने बोला यार आजा, उसने बोला SN1 है, SN1 ये क्या है सर, ये तो भाई सर ऑर्गेनिक की याद आपने दिला दी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सर ये क्या हो गया, ये सर ये क्या हो गया, ये बेटा 2 स्टेप्स में होता था, ये सर 2 स्टेप में होता था, ये सर 2 स्टेप में होता था। जो RX था, जो RX था बेटा, वो पहले कार्बोकटायन बनता था, कार्बोकटायन बनता था, यहाँ पे R+ बनता था। तो ये बेटा थी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी। और अगर देखना चाहोगे, अगर ये देखना चाहोगे तो ये जो रेट है, रेट लॉ लिखना चाहोगे इसका, तो बस वो RX पे ही डिपेंड कर रहा है, बस RX पे ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए बेटा इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक पे ही डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे कहते थे। तो ये RDS के लिए बेटा ऑर्डर लगा सकते हो, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके लिए सर ऑर्डर निकाल सकते हो, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड द रेट, अगेन द इंपॉर्टेंट वन, रेट cannot be in terms of इंटरमीडिएट। जो बेटा इंटरमीडिएट है उसके टर्म्स में कभी भी बेटा जी तेरा रेट नहीं आना चाहिए। इंटरमीडिएट के टर्म्स में, इंटरमीडिएट की टर्म्स में कभी भी तेरा रेट होना नहीं चाहिए, बस तेरा रिएक्टेंट्स के टर्म्स में रेट होना चाहिए। इंटरमीडिएट हो हटा दो, हटा दो, कैसे हटाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह से हटा देंगे, क्वेश्चन करवाऊंगा बाद में। यहाँ पे देखना है ये कैसे किया सर, रेट, सर रेट अगर मल्टी स्टेप रिएक्शंस है मतलब जिसके अपन मैकेनिज्म्स वगैरह लिखते हैं सर, उसमें ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो ऑर्डर है वही बेटा ओवरऑल ऑर्डर कहलाएगा, इसे ही बेटा जी ओवरऑल ऑर्डर कहेंगे। लेकिन सर मॉलिक्यूलैरिटी की बात करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी सर ओनली एलिमेंट्री, molecularity for only सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस की ही बस मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हो। वेरस ऑर्डर तो सर मल्टी स्टेप रिएक्शन का भी निकाल सकते हो बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ये कर सकते हैं, बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ये कर सकते हैं। तो ये है ऑर्डर और मल्टी स्टेप रिएक्शन कैसे चलता है, ऐसे सर मल्टी स्टेप रिएक्शन चलता है। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट बेटा रेट इस पे डिपेंड करता है, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है। इसलिए तो कहते हैं बेटा जितना जल्दी अपना कार्बोकटायन बनेगा सर, जितना जल्दी अपना कार्बोकटायन बनेगा, जितना जल्दी कार्बोकटायन बनेगा उतना तेज रेट होगा, क्योंकि रेट डिपेंडेंट जो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग वाली स्टेप है, वो स्लोएस्ट स्टेप होती है, दैट इज द RDS। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
और रेट लॉ इसी की तरह रेट लॉ ओवर हो चुका है अपना, रेट लॉ ओवर हो गया है। अभी एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मेरे पास आ गया। सब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, थके तो नहीं हो? क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन आया था, 2017 का एक क्वेश्चन है बेटा जी, 2017 का क्वेश्चन है। उसने बोला सर ये रिएक्शन है अपनी पास, एक रिएक्शन है x2 प्लस y2 गिव्स xy गिव्स xy। तो x2 जो है वो सर यहाँ पे जा रहा है x प्लस x में जा रहा है, फास्ट ये रिएक्शन हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखता हूं मैं xy, तो x प्लस उसका रिएक्शन हो रहा है y2 के साथ, y2 के साथ। तो ये दे रहा है बेटा जी, ये दे रहा है xy प्लस y जो कि स्लो रिएक्शन है, जो कि स्लो रिएक्शन है। उसके बाद क्या हो रहा है x प्लस y जाके xy बन रहा है जो कि फास्ट रिएक्शन है। ये दो रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन है। ये जो है ये रिएक्शन है, उसके ये दो तीन स्टेप्स है, ये तीन स्टेप्स है। और उन्होंने पूछा है ऑर्डर निकालो, ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर कैसे निकालोगे इस रिएक्शन का। पॉज करो क्वेश्चन को और ऑर्डर निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मैं बताऊंगा इस चीज को कैसे करेंगे। ट्राई करो एक बार, पूरा जो नोट्स है तुम्हारे पास, पूरे जो जहां से भी तुम पढ़े हो वहां से ये ट्राई करने की कोशिश करो क्वेश्चन समझाने के लिए। ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शंस दे देता हूँ। ए 1.5, बी 1, C 0 and D is 2 ये जो ऑप्शंस दे दिए हैं, सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। पहले ट्राई कर लिया सबने, अभी बेटा सॉल्यूशन इसका लिख देता हूँ। ये यहाँ से पूरा सॉल्यूशंस होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सो सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को आइडेंटिफाई करो। सो ये सेकेंड स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सर यहाँ पे ये तो एक रिएक्टेंट है, लेकिन सर एक्स वाला वो तो इंटरमीडिएट है, और आपने हमें बताया था कि इंटरमीडिएट की टर्म्स में कभी भी रेट नहीं लिखना है। तो इससे कैसे अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x2 के फॉर्म में। तो इसमें देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का काम करूंगा। ए के ई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स, प्रोडक्ट्स लेते हैं ऊपर, बाय x2 की कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्या कर सकता हूँ, x को कैसे, के इक्विलिब्रियम x2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अभी x को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए के ई क्यू x2 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप हो गई तो समझ जाना काम हो गया। विच स्टेप, द आइडेंटिफिकेशन स्टेप। सर रेट अपने को किसके टर्म्स में चाहिए, रेट अपने को x2 और y2 के टर्म्स में चाहिए। तो सर यहाँ पे इंटरमीडिएट आ गया, इस इंटरमीडिएट को कैसे तो भी निकालना होगा, तो इसलिए अपन ने ये यहाँ पे यूज किया है। क्या यूज किया है, इक्विलिब्रियम के नॉलेज से ये x को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख ले जरा, रेट इज इक्वल्स टू बेटा, रेट इज इक्वल्स टू के y x2 की कॉन्सेंट्रेशन और y2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे x यहाँ पे है, तो x को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, के यहाँ पे लिखूंगा, के रूट इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ, इसे रूट इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ। और जो x2 है, x2 से क्या लिख सकता हूँ, रूट x2, और यहाँ पे आ जाएगा y2, यहाँ पे आ जाएगा y2। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर सर x2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाफ से रेज्ड है, और y2 की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे 1 से रेज्ड है। ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए से k डैश लिख सकता हूँ। ये बेटा फाइनल तेरा एक्सप्रेशन है। व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, कि रेट इज इक्वल्स टू k डैश x2 की पावर हाफ और y2 की पावर 1। तो ये है फाइनल बेटा तेरा एक्सप्रेशन है। इससे ऑर्डर निकाल सकता है, हाफ प्लस 1, दैट इज
1.5 इसका ऑर्डर है, 1.5 इसका ऑर्डर है। क्या करेंगे सर यहाँ पे, सोल्यूशन सबको समझ में आ गया, एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सोल्यूशन यहाँ से चालू होगा, मैंने बोला यहाँ पे सर x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इससे सर निकालना है, इससे निकालना है तो इक्विलिब्रियम यूज कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम से सर इसे ऐसे कर दिया, x को ऐसे लिख सकते हैं तो x को ऐसे लिख दिया। रेट को कैसे लिख सकते हैं सर, यहाँ से x और y2 के टर्म्स में, तो x अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे x2 को लेके, x2 रूट है, रूट मतलब क्या, हाफ, और ये k इक्विलिब्रियम का रूट, ये अदर एक कांस्टेंट बन गया, और यहाँ पे सर हाफ प्लस 1 कर दिया, दैट इज 1.5, हाफ प्लस 1 कर दिया, दैट इज 1.5। तो ये है इसका सोल्यूशन। 2017 का ये क्वेश्चन था और धुआं कर लिया है बाय जस्ट knowing the basic concepts और order of reaction समझ के, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आगे आ जाते हैं ऑन द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस पूरे लेक्चर का, जिससे क्वेश्चंस आ गए हैं, आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। दैट इज द इंटीग्रल रेट लॉ, दैट इज द इंटीग्रल रेट लॉ, इंटीग्रल रेट लॉ। इंटीग्रल रेट लॉ क्या है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। यहाँ पे तुम्हें दो पढ़ने हैं, दैट इज जीरो ऑर्डर, दैट इज ये वाला जीरो ऑर्डर, एंड सर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना होगा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना होगा। तो पहले चालू कर देते हैं जीरो ऑर्डर से, जीरो ऑर्डर से। तो यहाँ पे क्या होता है, r इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, r इज इक्वल्स टू के। तो रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, रेट does not depend on concentration। ये बेटा कॉन्सेंट्रेशन पे बेटा डिपेंड ही नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। सर इसका इंटीग्रल रेट लॉ क्या होता है, इंटीग्रल रेट लॉ प्रूव नहीं कर रहा हूँ एज इट इज द रिविजन या फिर वन शॉट सेशन है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यही याद करके चले जाओ, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये होता है बेटा इसका रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ हमने पढ़ा, रेट लॉ ऐसे लिख सकते हैं, ये बस इंटीग्रल रेट लॉ है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन कैसे होगा, मतलब पूरे अपन को एरिया में इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये आर नॉट जो क्या है, ये आर नॉट जो क्या है, दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड जो ये RT है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, टाइम इज इक्वल्स टू टी पे, टाइम इज इक्वल्स टू टी पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे KT ये फॉर्मूला है। K तो तुम्हें मालूम है, दैट इज द रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ऐसे ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आसान सी चीज लगी, आसान सी चीज लगी। तो प्रोडक्ट फॉर्म ये जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टार है, प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज ऑल्सो इक्वल टू KT। जितना प्रोडक्ट बनेगा वो भी KT पे डिपेंड करेगा, जितना प्रोडक्ट बनेगा वो भी KT पे डिपेंड करेगा, वो भी KT पे डिपेंड करेगा। तो जीरो ऑर्डर के बारे में क्या क्या चीजें अपन इंपॉर्टेंट पढ़ी कि R इज इक्वल्स टू के, R इज इक्वल्स टू के। तो K की यूनिट क्या होगी, R की यूनिट जो बताई थी वही K की बेटा यूनिट होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही बेटा जी यूनिट होगी। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही यूनिट होगी। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ये हो वो रेट पे कौन सा डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि रेट तो बस K पे ही आ रहा है, रेट तो बस K पे ही आ रहा है। इंटीग्रल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया, R0 की कॉन्सेंट्रेशन माइनस RT की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू KT, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T इज इक्वल्स टू RT, और K तो तुम्हें मालूम है, K is the
वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू केटी। कभी कभी पूछ देता है, रेयर क्वेश्चन है लेकिन रेयरेस्ट के लिए भी तैयार होना चाहिए, तो प्रोडक्ट फॉर्म इज आल्सो इक्वल्स टू केटी। अभी सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, ये नोट हो गया होगा। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे आ गए हैं, उसमें दो पढ़ना है अपने को, जीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कौन से हैं? ग्राफ्स तो पहला प्लॉटिंग कर दो, ग्राफ्स पहली प्लॉट कर दो। तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के टी, ये बोला था, सबको याद हो गया है। इतनी बार मैं लिख दूंगा कि तेरे दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसका सर बना देते हैं। आर नॉट को सर कैसे लिख सकता हूँ? सर आप लिख सकते हो के टी प्लस आर टी लिख सकते हो, के टी प्लस आर टी लिख सकते हो। अगर मैं प्लॉट करता हूँ वाई, प्लॉट करता हूँ y is equals to mx plus c, y is equals to mx plus c, मतलब मैं प्लॉट करता हूँ मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर मैं प्लॉट करता हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे सब बताएंगे मुझे। सर ये तो ग्राफ इजी हो गया, ये एक ग्राफ कैसे आ जाएगा? ये देखना यार, ग्राफ कैसे आ जाएगा? ये है y इंटरसेप्ट, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे c हो जाएगा, और ये जो है दैट इज m जो है वो अपना स्लोप हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ये जो है y इंटरसेप्ट दैट इज आर टी, और ये जो है स्लोप दैट इज के। ये मैंने आर नॉट के साथ प्लॉट कर दिया है, और ये यहाँ पे टाइम के साथ प्लॉट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसे याद रखना होगा। ये एक ग्राफ है। अगर उल्टा ग्राफ मुझे पूछा कि सर आर टी का ग्राफ सर आप बनाइए, तो मैं बोलूँगा आर नॉट माइनस के टी जैसा ये ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे प्लस स्लोप, यहाँ से नीचे बस स्लोप आ जाएगी। ये आर टी का ग्राफ है, और जो यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा वो आर नॉट को बताएगा। और ये जो स्लोप है सर, ये जो स्लोप आपने निकाली थी दैट इज इक्वल्स टू माइनस किया आ जाएगा। सर अगर मैं बात करता हूँ और एक तीसरी ग्राफ की, प्रोडक्ट फॉर्म का ग्राफ दैट इज आर नॉट माइनस आर टी, यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे टाइम ले लिया है। तो ये स्लोप ऐसे आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू के जैसे आएगा, आ गया। 3 ग्राफ आपने देख लिए, ये तीनों ग्राफ एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के टी से ये पहले ग्राफ बना है, बस y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यूज करना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का ग्राफ भी बता दिया, और उल्टा ग्राफ पूछा तो ये बस यूज कर दिया। बस एक नॉलेज याद रखो, जो मैंने बताया था वो करना है, और उसके साथ वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर देना है, एंड योर प्रॉब्लम इज ओवर। बस इतना ही करोगे तो पूरे हो जाएगा। बस वाह, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड है, और एक बस उसका छोटा सा पार्ट बचा है। आई होप ग्राफ तुमने नोट कर लिए होंगे। इस ग्राफ से नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन वो पूछेगा, डायरेक्ट ग्राफ आएंगे, और कुछ नहीं आएगा तो डायरेक्ट ग्राफ तो जरूर पूछेगा। उसके बाद क्या है? टी हाफ क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट की कॉन्सेंट्रेशन बाय 2k। ये अगर याद रहा बेटे प्यारे, तो ये
तारा रारा हो जाएगा। ये अगर याद रहा तो इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। उसने बोला सर आप टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा था नीट में, क्वेश्चन पूछा था नीट में कि अगर टी हाफ क्या होगा अगर आर नॉट को डबल कर दिया है, आर नॉट को डबल कर दिया है, डबल किया है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। नीट में क्वेश्चन पूछा था, नीट में क्वेश्चन पूछा था कि टी हाफ बताओ, टी हाफ अगर क्या होगा अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ टी हाफ और आर नॉट का, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा और जो ये स्लोप होगी दैट इज 1/2k, ऐसी स्लोप हो जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला ये जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, स्लोप हो जाएगी 1/2k, 1/2k इसकी स्लोप हो जाएगी। यही है ग्राफ। टी हाफ के बारे में बता दिया सर, टी हाफ के बारे में बता दिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा सर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, वहाँ पे रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रेट इज इक्वल्स टू के होता है। यहाँ पे जो रेट की यूनिट थी वही के की यूनिट होती है, तो के की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। और अगर अपन ने प्लॉट किया सर रेट और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट किया, तो वो सर ऐसा स्ट्रेट आ जाएगा, डिपेंडेंसी नहीं है इसलिए सर स्ट्रेट आ जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा कि आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के टी हो जाएगा, हो जाएगा। उसके ग्राफ्स देख लिए सर, यहाँ पे टी हाफ भी डिस्कस कर दिया। अगर टी फुल कंप्लीशन होगा तो आर नॉट बाय की हो जाएगा, आर नॉट बाय के हो जाएगा, सिंपल सी आर नॉट बाय के हो जाएगा, आर नॉट बाय के हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आर नॉट बाय के हो जाएगा, इसलिए ये याद रखना होगा। याद है, बहुत बढ़िया। तो टी हाफ का दे दिया, टी फुल का भी दे दिया। अभी क्या आ जाता है दिमाग में, अभी आ जाता है सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सर ग्राफ जो है ना वो बहुत बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यही खास बात है, ग्राफ जो है वो बहुत बनते हैं। बाकी तो भाई वही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सर बात करते करते अपन यहाँ पे आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है सर, उसने बोला R इज इक्वल्स टू के, एक ही पार, वहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया सर। ये तो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा सर, ये जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। बहुत शानदार सी बात हो गई यहाँ पे। ये आगे बढ़ते हैं, इसका सर इंटीग्रल रेट लॉ क्या होता है, इसका सर हो जाएगा ln R नॉट माइनस ln RT इज इक्वल्स टू KT। बस जो जीरो ऑर्डर है उससे बस ln वाला फर्क, ln R नॉट माइनस ln KT इज इक्वल्स टू ln R नॉट माइनस ln RT मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू KT। ये इंटीग्रल का फॉर्मूला हुआ। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इससे सर ऐसे भी लिख सकते हैं ln R नॉट बाय RT इज इक्वल्स टू KT। ये भी लिख सकते हैं सर, मैंने बोला हाँ बेटा लिख तो सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उसने बोला सर लॉग से इंटू करना होगा सर, लॉग से तो log R नॉट बाय RT is equals to KT by 2.303, KT by 2.303। ये है फॉर्मूला
तीन फॉर्मूला दिए हैं इसके बाहर से डैश कोई फॉर्मूला नहीं पूछ सकता इसके बाहर से एक फॉर्मूला नहीं आएगा इससे ही ग्राफ्स बनेंगे उसने बोला सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आया अपने सामने सर ये के की पावर 1 मतलब ए की पावर 1 है मतलब डिपेंड कर रहा है सर रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है इंटीग्रल रेट लॉ इसका दिखा ln r0 माइनस ln rt इज इक्वल्स टू kt हो जाएगा इससे ये लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो ये एक बार नोट कर लो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की बारी इसके इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं जैसे मैंने बोला इसके क्या क्या सर इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं बेटा इंपॉर्टेंट ग्राफ इसके होते हैं अगर मैं बोलता हूँ सर ln rt का ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए सर ln rt का ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए तो बोलेगा ln r0 माइनस kt हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू c है ये mx यहाँ पे हो जाएगा इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा ये सर ln rt ऊपर की तरफ है यहाँ पे सर ये जो इंटरसेप्ट है उससे नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ये ln r0 है टाइम के साथ इसका ग्राफ था तो स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के हो जाएगा अगर उसने बोला सर ln r0 बाय rt का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए टाइम के साथ तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इसका सर स्लोप क्या होगा स्लोप इज इक्वल्स टू के हो जाएगा सर अगर इससे बोला सर लॉग के साथ बोल रहा है log r0 बाय rt के साथ बोल रहा है तो उसका कैसे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा बस स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप इज इक्वल्स टू k बाय 2.303 इसका आ जाएगा सर k बाय 2.303 आ जाएगा द अल्टीमेट फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है k कैलकुलेट करना पूछा है सर कैलकुलेट करने के लिए तो 2.303 बाय t डिवाइड लॉग सर कर देंगे r0 बाय rt हो जाएगा लॉग करके सर r0 बाय rt हो जाएगा ये है सर अगर t पूछा है तो सर 2.303 बाय के लॉग लिख देंगे r0 बाय rt कर देंगे r0 बाय rt कर देंगे सर अगर इसका t हाफ पूछा है तो कैसे होगा दैट इज 0.693 बाय के हो जाएगा 0.693 बाय के हो जाएगा t half does not depend on initial concentration ये बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इसका कोई रोल नहीं है अगर ग्राफ प्लॉट करेगा तो टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा इसके फॉर्मूलेस बता दिए इसके ग्राफ्स बता दिए ग्राफ ये पहला वाला ग्राफ ये दूसरा ग्राफ ये तीसरा ग्राफ फॉर्मूले जो पीछे बनाए थे उसका ही मैंने y इज इक्वल्स टू mx प्लस t के साथ ग्राफ प्लॉट कर लिया है यहाँ पे t के सारे फॉर्मूलेस k कैसे कैलकुलेट करेंगे और हाफ लाइफ कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी दे दिया हाफ लाइफ कैलकुलेट कैसे कर देंगे जैसे कि रेडियो एक्टिव डीकेज जो है वो सर फर्स्ट ऑर्डर होते हैं ये रेडियो एक्टिव डीके जो है वो सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो पूरा बता दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा यहाँ पे इस पेज पे दे दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही होता है रेडियो एक्टिव डीके से अगर एक आइसोटोप रेडियो एक्टिव पूछा कौन सा ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हाफ लाइफ पूछा हाफ लाइफ ये हो जाएगा हाफ लाइफ पूछा हाफ लाइफ ये हो जाएगा बेसिकली सारा क्लियर है फर्स्ट ऑर्डर में अगर एक फर्स्ट ऑर्डर के बाद
एक अल्टीमेट ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, एक अल्टीमेट ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ सर। अपन ने सर के का तो यूनिट नहीं देखा, के का यूनिट नहीं देखा सर, के का यूनिट नहीं देखा, के का यूनिट नहीं देखा बेटा, के का यूनिट नहीं देखा। के का यूनिट यहाँ पे होता है सेकेंड इनवर्स। सर ये कैसे आया सेकेंड इनवर्स, के का यूनिट होता है ये, देख लेते हैं। द स्टार, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ ही ये ट्रिक आई है, कंसेप्ट ट्रिक है ये, दैट इज मोल, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये अगर ट्रिक लगाओगे एनी टाइम वेर n इज द ऑर्डर, वेर n इज द ऑर्डर, एनी टाइम n इज द ऑर्डर लगाओगे तो तुम्हें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर k मिल जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर k मिल जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर k मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की एक ट्रिक बता दी थी, इससे क्वेश्चन होंगे, यस सर होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे k के बारे में फर्स्ट ऑर्डर पूरा कंप्लीट, जीरो ऑर्डर फर्स्ट कंप्लीट है। फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है सर, फर्स्ट ऑर्डर मैं तो डिपेंड कर रहा हूँ मेरा सर ln के टर्म्स में, मेरा ln के टर्म्स में आ जाएगा। मेरी ग्राफ्स देख लिए, मेरा टी हाफ सर डिपेंड नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k हो जाता था सर। मेरा k भी निकाल सकते हो, मेरा t भी निकाल सकते हो। k निकालना होगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 log r0/rt, और 2.303 को डिवाइड बाई t करना होगा। अगर t निकालना है तो t इज इक्वल्स टू 2.303/k इंटू log r0/rt कर देंगे। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन एक गिव रीजन के लिए आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक गिव रीजन के लिए आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर? ये सर होता तो सेकेंड ऑर्डर टाइप होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर दिखाता है, होता सेकेंड ऑर्डर, लेकिन शो करता है फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या सर शो करता है फर्स्ट ऑर्डर? इसमें क्या होता है, वन रिएक्टेंट जो है ना, एक रिएक्टेंट जो है, एक रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, टेकन करते हैं, एक्सेस में लेते हैं, इसलिए रेट डज नॉट डिपेंड ऑन इट। रेट उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, रेट उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा सर। ये एक है वन रिएक्टेंट जो है वो टेकिंग कर देते हैं एक्सेस में ले लेते हैं, इसलिए सर वहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। रेट डज नॉट डिपेंड इस पे, रेट इस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। रेट डिपेंड्स ऑन लू कॉन्सेंट्रेशन वाले पे सर रेट डिपेंड करेगा। जैसे इसके दो एग्जांपल्स हैं, जैसे दिए हुए हैं ईस्टरिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट दिया हुआ है, जिसमें सर रेट बस इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करता है विथ वाटर। तो वाटर बेटा, वाटर क्यों कैसे ले लेंगे, एक्सिस में ले लेंगे ईस्टरिफिकेशन, एक एग्जांपल। दूसरा है बेटा इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। तो इसमें बस रेट डिपेंड किस पे करता है बेटा, C12H22 O11 पे ही डिपेंड करेगा। और सर यहाँ पे वाटर पे नहीं करेगा, क्योंकि जो वाटर है दैट इज टेकन इन एक्सेस। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीटेड है, होता तो है सेकेंड ऑर्डर, लेकिन एक रिएक्टेंट इतना एक्सेस में ले लिया कि उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो रेट ओनली डिपेंड्स ऑन दैट इज इन लो कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर डिपेंड करेगा। इसके दो एग्जाम्पल देख लिए, एस्टरिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एस्टरिफिकेशन हाइड्रोलिसिस
स्टरीफिकेशन के वक्त ये आता है, ये हो जाएगा इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो जाएगा, एंड इन्वर्जन ऑफ शुगर हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज हो जाएगा। यहाँ पे वाटर यहाँ पे एक्सेस में लेते हैं तो दोनों में वाटर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया सर। एक मेजर चंक अपना क्लियर हो गया है। उसके बाद सर एक लास्ट थोड़ा टॉपिक बच जाता है, एक लास्ट टॉपिक एक बच जा रहा है जिससे कहते हैं, लास्ट टॉपिक है जो थोड़ा टाइम लेगा, दैट इज अब तक थोड़े 20 मिनट्स लेगा ये टॉपिक, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस थ्योरी। ये एसिड बेस वाली थ्योरी नहीं है, ये केमिकल काइनेटिक्स वाली थ्योरी है, आर्हेनियस की थ्योरी है। आर्हेनियस आया, बोला मैं आ गया आर्हेनियस, मैंने बोला सर अपन ने ये सब देख लिया, रेड देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, सारा देख लिया अपन ने, लेकिन सर इसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे क्या बताएगा सर? डिपेंडेंसी सर टेम्परेचर पे बताने, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है वो बताने के लिए आर्हेनियस आए। पहले तो सर जो वैन थॉफ्ट अपना था, वैन थॉफ्ट और वो चल रहा था, उसने ट्राई किया सर, वो दिया उसने करने की कोशिश, लेकिन उसके बाद आया सर आर्हेनियस आया। आर्हेनियस बोला सर डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर पे बढ़ाऊंगा। उसने बोला सर अपन एक मानते सर, अगर ऐसे अपने पास KMnO4 है सर, KMnO4 है, उसमें अपन ने ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया, ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया, तो एज पर द डी ब्लॉक इसका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और क्या हो जाता है, आयरन क्या हो जाता है, KMnO4 बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +2 से आ जाता है, तो ये इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, डीकलराइज होना चालू कर जाता है, डीकलराइजेस एट हायर टेम्परेचर। एक हायर टेम्परेचर पे इतना रिएक्शन हो जाता है, हायर टेम्परेचर पे इतना सा रेट हो जाता है रिएक्शन का, जिसके वजह से क्या हो जाने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ने लग जाता है, और यहाँ पे डीकलराइजेशन हो जाता है, ये डीकलराइजेशन हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। तो देखा अपन ने सर, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना K बढ़ेगा, और जितना K बढ़ेगा उतना रेट बढ़ेगा। ऐसे एक बेसिक सी बात वो थी, बेसिक सी बात जो अपन ऑब्जर्व कर रहे थे सर। KMnO4 लिया, ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं, ऑक्सैलिक एसिड सर, KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने सर उसका डीकलराइज हुआ, हाई टेम्परेचर पे इतनी स्पीड में वो रिएक्शन होगी कि वो डीकलराइज होना जल्दी चालू हो जाएगा, डीकलराइज होना जल्दी चालू कर जाएगा। तो उन्होंने बेसिक बोला एक, अगर टेम्परेचर increase by 10 डिग्रीज के डबल हो जा रहा है, कि अप्रोक्सीमेटली डबल्स हो जा रहा है, कि डबल हो जा रहा है, तो रिएक्टेंट के डबल हो जा रहा है, रेट कांस्टेंट ही डबल हो जा रहा है, तो रेट भी तो बढ़ेगा। It with increase in temperature by 10 degrees Celsius, with increase in temperature by 10 degrees Celsius, the K double हो रहा है, K double हो रहा है, ठीक है सर, K double हो रहा है। आगे सर बताइए, ये हो गया आर्हेनियस। आर्हेनियस को लगा कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट बतानी चाहिए, तो मैं अपनी रिएक्शन लेके आऊंगा। वो बोला मैं अपनी रिएक्शन लेके आऊंगा, मैंने बोला ला, उसने बोला ला, अपन ने ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके बैठे भाई, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर पे हाई। एक आता है देखो तुम्हारा, थोड़े सोडियम थियोसल्फेट और HCl का, लैब मैनुअल में दिया हुआ है, सोडियम थियोसल्फेट और HCl का। उसमें क्या होता है, सोडियम थियोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ले लो, HCl ले लो, हीट करो, हीट वहां पे भी डीकलराइज हो जाता है, वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT बनना चालू हो जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना भाई, वैसे वो बनना इजी हो जाएगा, वैसे बनना इजी हो जाएगा, वैसे बनना इजी हो जाएगा।
वहां पे ये फास्टर रिएक्शन हो जाएगा। आर्हेनियस बोला सर आपने ये एक्सप्लेन कर दिया, ये एक बार नोट कर लो, ये एक बार नोट कर लो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट कांस्टेंट, ये नोट कर होना चाहिए सबको। एक बेसिक एग्जांपल के साथ बताया हुआ है, बेसिक एग्जांपल के साथ बताया हुआ। उसके बाद देख ले, उसके बाद वो आर्हेनियस बोला कि सर मेरी इक्वेशन कहाँ पे, मैंने बोला तेरी इक्वेशन तो उससे क्वेश्चंस बनेंगे। उसकी इक्वेशन क्या थी, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये थी उसकी इक्वेशन। बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है सर, ये कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है बेटा, वही है वही है। ये क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, ये क्या है रेट कांस्टेंट, ये बेटा उसने आर्हेनियस ए नाम का बेटा अपना आर्हेनियस कांस्टेंट बोला, आर्हेनियस कांस्टेंट बोला, आर्हेनियस कांस्टेंट उससे बोल दिया। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसे कहते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। और ई ए बाय आर टी, ये जो ई ए होता है इसे कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से कहेंगे, इससे क्या कहेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ये बेटा ये क्या है, ई ए माइनस ई ए बाय आर टी, ये क्या है, नंबर ऑफ species, number of species having energy greater than or equal to activation energy। इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के सामने ग्रेटर होगी, नहीं तो इक्वल होगी। नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें क्या बोला उसने, एक प्लॉट आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्लॉट आता है यहाँ पे, एक यहाँ पे आ गया टुक 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 टुक, उसने बोला यहाँ पे सर मैं मॉलिक्यूल्स दूंगा, यहाँ पे सर काइनेटिक एनर्जी ले ली, और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके बैठा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके बैठा, तो यहाँ पे पीक देखने को उसे मिली। ये क्या उसने बोला, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बेसिक्स थी, अपन ने टेम्परेचर टी पे अपना एक ग्राफ बना दिया, ऐसे था वो ग्राफ, ऐसे था ये ग्राफ। ये कांस्टेंट समझ में आया, ये के बारे में रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का इंटरडिपेंडेंसी बताना चाह रहा था, तो उसने अब इक्वेशन दे दिया, ये वाला आर्हेनियस की इक्वेशन ये वाली थी, रेट कांस्टेंट ए इज आर्हेनियस कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देता हूँ, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देता हूँ, आएगा तो आएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ई माइनस ये बाय आर टी, नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग, ये वो पूछाएगा ये क्वेश्चन, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, ये नोट कर ले एक बार बहुत अच्छे से, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा ही पोर्शन बचा है, ये देख ले, इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। उसके बाद देख लेते, उसके बाद उसने बोला सर टेम्परेचर प्लस करने के बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर 10 से बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, ये इक्वेशन ऐसे ही लिख दूं, इक्वेशन ऐसे ही रहने तो इसका यूज होने वाला है। सर उसने बोला टेम्परेचर ऐसे ही रखने के बाद क्या हो रहा है, सर टेम्परेचर प्लस 10 किया तो देखना क्या हो रहा है। पहले का ग्राफ देखो कैसा था, ऐसा, पहले का ग्राफ था ऐसा, पहले का टेम्परेचर पे ऐसा था, उसके बाद ग्राफ कैसे हो गया, देखना प्लस टी पे ग्राफ, प्लस टी पे देखो ग्राफ कितना हो गया। तो ये जो है प्लस टी पे ऐसा ऐसा ग्राफ हो गया, ये है बेटा वो ग्राफ, ये है बेटा वो ग्राफ। तो इसकी पीक जो है वो शिफ्ट हो गई, पीक जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गई, इस तरफ जो है बेटा वो पीक शिफ्ट हो गई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, ये जो है, ये जो मैंने मार्क किया है देखना, पहले इतने ही थे अभी बढ़ गए, पहले इतने ही थे अभी क्या हो गया, प्लस 10 किया तो नंबर ऑफ क्या हुआ उसने ऑब्जर्व किया, नंबर ऑफ molecules having energy greater or equal to EA बढ़ गए,
बढ़ गए, ये अगर बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा बेटा, ये बढ़ेगा तो बेटा के भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा, के भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ये ऐसे प्रूव किया उसने, ऐसे प्रूव किया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कब हुआ, ये शिफ्ट हो गया इस तरफ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे जिनकी ईए एनर्जी ईए से इतनी ईए से ज़्यादा थी वो बढ़ गए और यहाँ पे आने लग गए। ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर्व है। ये शेडेड ठीक से नहीं किया लेकिन एनसीईआरटी से देख सकते हो, ऐसा ही एक्सप्लेनेशन उनका दिया हुआ है। ठीक है, ये है सर, ये तो समझ में आ गया। अभी इसमें थोड़ा ग्राफिकल या फिर कैलकुलेशन का कुछ पार्ट है क्या सर, ग्राफिकल या फिर कैलकुलेशन का पार्ट है क्या? मैंने बोला हाँ सर थोड़ा पार्ट है, थोड़ा पार्ट है, जिससे कहेंगे इसको क्या करेंगे बेटा, एल एन के, इसको एल एन से कर दो, एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी हो जाएगा, ई ए बाय आर टी हो जाएगा। इसका एक ग्राफ पूछते हैं, इसका एक ग्राफ पूछते हैं बेटा। उसका ग्राफ कैसे होता है सर, उसका एक एग्जाम में भी आया था एल एन की। सर कौन से एग्जाम में, इसका ग्राफ तो नीट में भी आ रखा हुआ है। एल एन की वर्सेस 1/t का ग्राफ उसमें आ जाएगा, ये आ जाता है। एल एन ए यहाँ पे वो होता है अपना इंटरसेप्ट एंड द स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप क्या होता है बेटा, माइनस ई ए बाय आर होता है इसका स्लोप, माइनस ई ए बाय आर होता है इसका स्लोप। ये ग्राफ पूछा गया था, नीट में आया था, तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। इसे लॉग के टर्म्स में भी सर लिख सकते हैं, कोई टेंशन है क्या? इसे लॉग के टर्म्स में भी सर लिख सकते हैं, तो लॉग के टर्म्स में एक बार लिख के दिखा दीजिए। लॉग के टर्म्स में तो लॉग ए लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी इंटू 2.303 माइनस ई ए बाय आर टी इंटू 2.303। अगर लॉग के वर्सेस 1/t का थोड़ा ट्विस्टेड मैंने पूछ दिया तुझे, थोड़ा ट्विस्टेड पूछ दिया तो सर ट्विस्ट होगा तो हम उसके साथ भी हम भी ट्विस्ट हो जाएंगे, हम भी बचेंगे उस क्वेश्चन से और मार्क करके आ जाएंगे ई ए बाय 2.303 आर, ई ए बाय 2.303 आर, ई ए बाय 2.303 आर। दोनों इक्वेशंस अच्छे से कर दिए हैं, दोनों इक्वेशंस अच्छे से हो गए हैं। एक एक्टिवेशन एनर्जी को सर एल एन के टर्म्स में, सर एल एन के टर्म्स में देखना यार, एल एन के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर लिया है, एल एन के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर लिया है। उसका स्लोप भी नीट में पूछा, उसमें लॉग में मैं कन्वर्ट करके, और एक खतरनाक क्वेश्चन मैंने लॉग में कन्वर्ट करके बना दिया। तो ये भी तू कर पा रहा है, दोनों तू कर पा रहा है क्या अब तक? ये भी कर लिया, ये भी कर लिया सर। और क्या है सर, कैलकुलेशन पार्ट इसमें क्या है, ये तो पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद क्या पूछता है वो, ये नोट कर लो एक बार, कर दूं मिटा दूं? ठीक है, और क्या कैलकुलेशन करने आएगा? एक फॉर्मूला है जिसका बहुत एक्सटेंसिवली ज्यादा यूज होता है, दैट इज लॉग k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू ea बाय 2.303 r 1 माइनस t1 बाय 1 माइनस t1 बाय t2। ये एक फॉर्मूला है जिसका बहुत यूज होता है। एक ट्रिक बता देता हूँ, 2.303 r को क्या ले लोगे बेटा तुम, 19.17 लेना है, 19.17। इससे क्वेश्चंस बनेंगे, इससे क्वेश्चन होंगे, जी हाँ सर इससे ही क्वेश्चन होंगे, इससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अभी देखते हैं ईए का असली मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का असली मतलब क्या है। ये तो सर बस ये करके गए, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब तो समझा है नहीं। इसका मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर इंटरमीडिएट, या फिर इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट यहाँ पे होता है। इंटरमीडिएट बनने में कितनी क्षमता लगी उसे सर एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, उसे एक्टिवेशन का एनर्जी कहेंगे सर, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अभी सर एक कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, एक कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बहुत चालाक होता है बेटा। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे बेटा रिड्यूस कर देता है बाय प्रोवाइडिंग alternate path for the reaction। एक्टिवेशन एनर्जी
को रिड्यूस कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा जी अगर रिड्यूस हो गई तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा, के बढ़ेगा एंड देखना ध्यान से, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए जो अपना भाई कैटलिस्ट है वो सर क्या करता है, कैटलिस्ट की देखो एक्टिविटी यहाँ पे समझना। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट्स के साथ पहले बॉन्ड बना देता है, बॉन्ड बना देता है, उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में लेके आता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में लेके आ जाता है। उसके बाद वो टूट जाता है कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट अपना चला जाता है। कैटलिस्ट अपना चला जाता है, खुद का उसमें कुछ केमिकल चेंज नहीं होता, वो बस ईए को रिड्यूस करता है, वो बस ईए को रिड्यूस करता है। वेरएज उसने बोला जिप्स फ्री एनर्जी को कुछ करता है, जिप्स एनर्जी, जिप्स फ्री एनर्जी को कुछ करता है क्या, जिप्स फ्री एनर्जी क्या रहती है बेटा, सेम क्या रहती है बेटा, नो चेंज, नो चेंज। जिप्स फ्री एनर्जी पे नो चेंज बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नो चेंज, नो चेंज, बस इक्विलिब्रियम बस कम टाइम में, इक्विलिब्रियम बस कम टाइम में अचीव कर देता है, इक्विलिब्रियम बस कम टाइम में अचीव कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, ये तो हो गया कैटलिस्ट का रोल। एक्टिवेशन एनर्जी बता दी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट बस बनाना होगा, इंटरमीडिएट बस बनाना होगा, उसके लिए लगेगा, इंटरमीडिएट बनाना है तो उसके लिए लगेगा। एंड द लास्ट पार्ट अभी आज का है, दैट इज द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी जिसका बताया उन्होंने कि थोड़ा अर्हेनियस की थ्योरी को ही थोड़ा ऑल्टर करके अपन ने लेके आए थे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहेगी, कोलिजन थ्योरी कहेगी, कोलिजन थ्योरी वो क्या कहती है सर, इफेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे उसने बोला K इज इक्वल्स टू ZAB, ZAB, ZAB उसने लिया, A लिया यहाँ पे, A लिया उसने, ZAB लिया, A लिया उसने यहाँ पे A और E माइनस EA बाय RT, ये बस टर्म यहाँ पे उसने लिया। ये ZAB ये क्या है सर, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, नहीं ये है बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये है बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ AB, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ AB। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का बेटा मतलब क्या है, उसका मतलब है कि number of collisions per second per volume, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर वॉल्यूम इसे कहेंगे, इसे कहते हैं बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर वॉल्यूम इसे कहेंगे। ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, इसे लगता है सर एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ही, एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ही, एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ही, एक्टिवेशन एनर्जी तो कंपलसरी है, और प्रॉपर और ओरिएंटेशन भी चाहिए, ओरिएंटेशन भी चाहिए, ओरिएंटेशन भी चाहिए, ओरिएंटेशन लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर कोलिजन भी लगेगा, फॉर कोलिजन भी लगेगा। ये उसने बोला जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए फॉर कोलिजन के लिए, कोलिजन के लिए उनके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी तो मस्ट है, ओरिएंटेशन भी मस्ट है, इसलिए उन्होंने बोला K इज इक्वल्स टू P लिख दिया ZAB, ZAB A e की पार EA बाय RT, इसे कह दिया उन्होंने प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसे कह दिया बेटा उन्होंने प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो कि सर इफेक्टिव कोलिजन को बताएगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसे इफेक्टिव कोलिजन के लिए बताएगा। और कोलिजन थ्योरी क्या हार्ड स्पीयर्स देती है, हार्ड स्पीयर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन, हार्ड स्पीयर्स टेकन लेते हैं, हार्ड स्पीयर्स की तरह देते हैं, इफेक्टिव कोलिजन वगैरह बताता है। काइनेटिक एनर्जी तो होनी ही चाहिए, बेसिक काइनेटिक एनर्जी तो होनी ही चाहिए मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के लिए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी, जैसे कि SN2 रिएक्शन में प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत होती है। ये है पूरी कोलिजन थ्योरी। इसका डीमेरिट पूछेगा तो हार्ड स्पीयर्स की तरह अज्यूम किया, वो भी इसका एक डीमेरिट है, हार्ड स्पीयर्स की तरह अज्यूम किया, वो भी इसका डीमेरिट है। P क्या हुआ तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ZAB क्या हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ AB मतलब कोई नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स
पर सेकेंड पर वॉल्यूम इसे कह देते हैं। कोलिजन थ्योरी खत्म है, पूरा चैप्टर रिवाइज्ड है, पूरा चैप्टर रिवाइज्ड है, पूरा चैप्टर रिवाइज्ड है अपना पूरा शानदार तरीके से। एक क्वेश्चन के साथ अलविदा लेना चाहूंगा, एक क्वेश्चन के साथ अलविदा लेना चाहूंगा। क्वेश्चन इज ऑफ 2016 1 के साथ अलविदा लेना चाहूंगा। लास्ट एक क्वेश्चन करके जाना, लास्ट क्वेश्चन करके जाना। ये बोला है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R1 उसने दे दिया 0.04 मोल पर लीटर एट टाइम 1 is equals to 10 seconds and rate 2 is equals to 0.03 मोल्स पर लीटर दिया, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड दिया, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड दिया, और उसके बाद T2 उसका दे दिया 20 सेकेंड्स। तो उसने पूछा टी हाफ निकालो, टी हाफ निकालो। वन ऑफ द मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल, वन ऑफ द मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल यहाँ पे लेके आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वन ऑफ द मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल यहाँ पे लेके आया हूँ। टी हाफ सेल सर निकालिए, टी हाफ सर निकालिए, जिसका एक क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छी बात। इसका नहीं बना, यही सबसे कंसेप्चुअल सवाल आया था, उसे सॉल्व करूंगा अभी आप सबके सामने। ये सोल्यूशन देखना है सबको, सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन क्या है सर, सोल्यूशन क्या है बेटा, ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे। ये बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसने दी थी क्या, ये दी थी क्या, दी थी कि उसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये दी थी क्या उसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर, दी थी क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नहीं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये दिया हुआ है, दी है, इसलिए सर इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे मान लो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी सर दिया हुआ है। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे जो मैंने बताया था वो फिर से यूज करेंगे, फिर से यूज करेंगे। K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी। सो यहाँ पे आपने तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम बोला था, यहाँ पे कुछ भी हो जाने दो, इनिशियल बाय फाइनल करेंगे, इनिशियल कुछ भी हो जाने दो, स्टार कंसेप्ट कुछ भी हो जाने दो, कौन सा भी प्रेशर होगा तो P नॉट बाय P फाइनल करोगे, रेट होगा R नॉट बाय रेट इनिशियल करोगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बाय ये करोगे। बस इतना ही चीज याद रखना है और क्वेश्चन चालू करते हैं। K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर 2.303 बाय टाइम ये 20 - 10 दैट इज 10 सेकेंड्स। यहाँ पे R नॉट की वैल्यू क्या है, 0.04 है और इसकी 0.03 है। तो इससे K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इज इक्वल्स टू 4 log 3। यहाँ पे K की वैल्यू निकालो, K की वैल्यू निकालो 2.303 बाय 10, 2.303 बाय 10, यहाँ पे log 4 बाय log 3। तो log 4 माइनस log 3 कर लो, यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये जो K की वैल्यू है उसे बस तुम्हें T हाफ के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, T हाफ के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है 0.693 बाय K। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इस आंसर होगा 24.1 सेकेंड्स, कुछ ऐसे कुछ आंसर था 24.1 सेकेंड्स इसका आंसर हो जाने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल सवाल यहाँ पे लेके आया था। ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर होगा तो भी कर सकते हो, कौन सा भी प्रेशर होगा, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा, कोई भी करना होगा, तो यही ट्रिक यूज करनी है, इससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, इससे कंसेप्चुअल सवाल आया था, यही था वो क्वेश्चन। और अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा, 2 घंटे में पूरा केमिकल काइनेटिक्स डिटेल के साथ, इतना डिटेल में कोई लेगा नहीं लेक्चर इतने कम टाइम में, तो इसके लिए ये क्वेश्चन वगैरह सारा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर PYQ सॉल्व करो, अभी PYQ बोर्ड क्वेश्चंस देखो और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए। तब तक के लिए टेक केयर।